9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इंडिया आने वाले हैं, वो दिल्ली आने वाले हैं। और ये जो लिस्ट है ये इंक्लूड करती है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जर्मन चांसलर ओलफ शॉल्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, सऊदी अरेबियाज मोहम्मद बिन सलमान एंड जापान फ्यूमियो किशिदा। और इस समिट में कोई भी समस्या ना आए इसलिए दिल्ली के अंदर 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। यानी सभी स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हैं, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही चालू हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो G20 समिट है वो इंडिया के लिए, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट और केजरीवाल गवर्नमेंट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो समिट है ये हेल्प करेगी इन बूस्टिंग इंडियाज़ पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर। और जो करेंट G20 प्रेसिडेंसी है वो ऑफर कर रही है इंडिया को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी टू स्पेयरहेड अ कलेक्टिव अप्रोच, ताकि वो एड्रेस कर सकें वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज पुटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड टू द फोरफ्रंट ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ये जो समिट है वो न्यू दिल्ली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस समिट को देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू वो शोकेस कर सकते हैं कि उनके पास एक कैपेसिटी है टू सर्व एज अ ब्रिज टू द ग्लोबल साउथ। और वो शो कर सकते हैं कि इंडिया के पास ये एबिलिटी है कि वो मैनेज कर सकता है रिलेशंस विद राइवल पावर्स। और यही नहीं, मोदी गवर्नमेंट भी इस समिट को अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर रही है। अब वो कैसे? आपको याद होगा कि G20 की जो टूरिज्म मीट थी वो कहाँ करवाई गई थी? वो करवाई गई थी जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। और 2019 के अंदर वहाँ का जो ऑटोनॉमस स्टेटस था वो वापस ले लिया गया था आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। और अब इस समिट के जरिए मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो नॉर्मलाइज कर सकें अपना होल्ड ओवर द डिस्प्यूटेड रीजन। तो हम देख सकते हैं कि कैसे G20 को यूज किया जा रहा है टू फुलफिल डोमेस्टिक पॉलिटिकल गोल्स। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद भी दो मेजर इकोनॉमीज जो हैं वो इस समिट का पार्ट नहीं बनने वाली हैं, और वो है चाइना और रशिया। अगर हम जी जिनपिंग की बात करें कि क्यों वो इस समिट में नहीं आ रहे, तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो वहाँ के डोमेस्टिक रीजंस। अब वो क्या क्या हैं? इट इंक्लूड्स अ सर्ज इन द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा वहाँ की जो एल्डरली पॉपुलेशन है उन्हें सोशल सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ये जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ती जा रही है। इसके अलावा वहाँ का जो रियल एस्टेट है वो क्राइसिस में है, जो इकोनॉमी है वो ड्रामेटिक स्लो डाउन एक्सपीरियंस कर रही है, और वहाँ के जो लीडर्स हैं गवर्नमेंट के अंदर और मिलिट्री के अंदर, दे हैव बीन रिप्लेस्ड अमिड स्कैंडल्स फॉर मिस्टीरियस रीजंस। तो ये तो हो गए वो डोमेस्टिक रीजंस जिनकी वजह से शायद चाइना नहीं आ पा रहा है। लेकिन इसके अलावा एक सिंपल डिप्लोमेटिक रीज़न भी हो सकता है, या फिर एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहा है चाइना इंडिया को, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इंडिया और चाइना के बीच एक अनरिजॉल्व टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन दी वेस्टर्न हिमालयाज। और रिसेंटली एक नया बॉर्डर डिस्प्यूट अराइज हुआ जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया एक नया मैप, जहाँ पे देखा जा सकता है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश है और जो डिस्प्यूटेड अक्सई चिन रीजन है उसे चाइना के जुरिस्डिक्शन में दिखाया गया है। और इसी मैप को लेकर न्यू दिल्ली के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट देखी गई थी। और चाइना का इस समिट को अटेंड करने का एक रीज़न सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूएस भी है, क्योंकि चाइना और यूएस के रिलेशंस भी इस समय काफ़ी अच्छे नहीं हैं। और इस डिवाइड का रीज़न है ट्रेड डिस्प्यूट्स, ताइवान एंड स्पाई बलून इंसिडेंट्स। तो अब हम ये तो समझ गए कि चाइना के जो जी जिनपिंग है वो इंडिया के अंदर आके इस समिट को अटेंड क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन रशिया का क्या प्रॉब्लम है? रशिया क्यों इस समिट को अटेंड नहीं कर रहा है? तो जो रीज़न रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने दिया है वो तो है उनका बिजी शेड्यूल। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट ने कोई भी मल्टीलेटरल गैदरिंग अटेंड नहीं की है आफ्टर हिज फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है लास्ट मंथ की ब्रिक्स समिट, जिसको उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया था। और इस तरीके के समिट्स और मीटिंग्स को अटेंड नहीं करने का रीजन हम सभी समझ सकते हैं कि वो अवॉइड करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्क्रूटिनी ओवर द वॉर इन यूक्रेन। दो चाइना और रशिया जो कि काफ़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो इस समिट को अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया को बहुत होप है इस समिट से। उसका रीज़न ये है कि इंडिया यूज़ करना चाहता है अपनी इस प्रेसिडेंसी को टू पुट अ स्पॉटलाइट ऑन द ग्लोबल साउथ, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो समझ चुकी है कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो सिर्फ रशिया के साथ ही नहीं है, बल्कि इट्स फ्यूचर लाइज विद द वेस्ट एंड द यूएस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वेपन सिस्टम्स एंड इकोनॉमी। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस G20 समिट को लेके काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि जो G20 मेंबर स्टेट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल इकोनॉमिक आउटपुट, 60% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड।
लेकिन इस पूरे ग्रुप को टाइम टू टाइम काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज दे हैव फेल्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि डेट, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। और इसीलिए इस बार इंडिया ने प्लेज किया है कि वो यूज़ करेंगे अपनी प्रेसिडेंसी को टू प्रायोरिटाइज एड्रेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, पर्टिकुलरली क्लाइमेट फाइनेंस, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड अ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। इसके अलावा जो एजेंडाज इंक्लूड किए गए हैं, इट इंक्लूड्स जेंडर एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इस बार की जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम, विच मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और इंडिया ने इस समिट में 9 और कंट्रीज को इनवाइट किया है एज गेस्ट, विच इंक्लूड्स बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड द यूएई। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली प्रपोज किया है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, दे शुड बी मेड परमानेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सो हम ये तो समझ गए कि इस बार का जो G20 है वो इंडिया के लिए, मोदी गवर्नमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और चाइना और रशिया के ना आने की क्या रीजंस हैं। लेकिन ये जो G20 है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वो इतना इम्पॉर्टेंट बन गया अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो G20 है ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसे 1999 के अंदर फाउंड किया गया था और इसका पर्पज़ ये था ताकि वो साथ में ला सके द फाइनेंशियल मिनिस्टर्स फ्रॉम 19 नेशंस प्लस द यूरोपियन यूनियन। और इसका रीज़न ये था ताकि ये सभी मिलके एड्रेस कर सकें द इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी। अगर हम G20 समिट की हिस्ट्री की बात करें कि एक्चुअली में ये स्टार्ट कैसे हुआ था, किसने इसे स्टार्ट किया था, तो ये जो पूरा ग्रुप है इसका ओरिजिन हुआ था इन द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1997 टू 1998 ऑफ द एशियन टाइगर्स, विच इंक्लूड्स कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। और इसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1999 के अंदर। सबसे पहले ये जो ग्रुप था, ये जो फोरम थी, ये काम करती थी फॉर द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड फाइनेंशियल मिनिस्टर्स ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ताकि वो मिलकर डिस्कस कर सकें ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये जो फोरम था इसका अपग्रेड हो गया था टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। तब तक ये क्लियर हो गया था कि इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। और 2009 के अंदर इसे डिक्लेयर किया गया था एज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और तब से लेके अब तक जो G20 लीडर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपस में मिलते हैं एंड द G20 हैज़ इमर्ज्ड एज द लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें जो कि G20 ग्रुप का पार्ट है, तो इसके अंदर इन टोटल 19 कंट्रीज़ हैं प्लस द यूरोपियन यूनियन। अब ये जो 19 कंट्रीज़ है इसकी लिस्ट इंक्लूड करती है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन। और इन कंट्रीज़ के अलावा हर साल जो G20 है वो इन्वाइट करता है गेस्ट कंट्रीज़ को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले बताया ही था, अब मैं बता देती हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्हें इन्वाइट किया जाता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD एंड ASEAN। अगर हम इस ग्रुप की फंक्शनिंग की बात करें कि ये जो G20 फोरम है ये कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो ये जो G20 है वो ऑपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल मीटिंग्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स विद द लीडर्स समिट हेल्ड वंस अ ईयर। और G20 के 2 पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, पहला होता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। और ये दोनों ही ट्रैक्स काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग आइडियाज़ एंड प्रायोरिटीज फॉर द होस्ट प्रेसिडेंसी, और ये गाइड करते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस को विच आर कैरीड आउट थ्रू आउट द प्रेसिडेंसी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शेरपा और फाइनेंस ट्रैक आखिर होता क्या है, तो अब आप डिटेल में उसे समझ लेते हैं। अगर हम शेरपा टैग की बात करें, दे आर बेसिकली दी पर्सनल एमिसरीज ऑफ द लीडर्स और ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन दी सोशो इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कि एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा पूरे साल भर जो भी नेगोशिएशंस होते हैं उसको ये ओवरसी करते हैं, डिस्कस करते हैं एजेंडा फॉर द समिट और कोऑर्डिनेट करते हैं द सब्सटेंटिव वर्क ऑफ G20। अगर हम फाइनेंस ट्रैक की बात करें तो इसे हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जो कि जनरली साल में 4 बार मिलते हैं, जिसमें से जो 2 मीटिंग्स होती हैं दे आर हेल्ड ऑन दी साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मीटिंग्स। और इसका जो फोकस एरिया होता है वो होता है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट G20. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.